नमस्कार दोस्तों। आज से एक नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास का अध्ययन करने की दृष्टिकोण से हम 3 भागों में इसको बांटते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्रश्न की दृष्टि से सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने कवर कर लिया है और अब आधुनिक भारत पर हम आ गए। मेडुअल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम प्रवेश करेंगे तो एक युग का अंत होगा। कहाँ से हम मानेंगे कि हम मॉडर्न में प्रवेश कर गए। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। बड़े बड़े शासक हुए। बाबर हुआ, अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, शाहजहां हुआ। उसकी स्थापत्य, उसके समय के चित्रकला की बातें हमने की। लेकिन हर एक चीज़ का अंत होता है। इसका भी अंत होना था। तो औरंगजेब जब लास्ट में 1707 में चला गया तो औरंगजेब के जाने के बाद में यहाँ पर केवल मुगल साम्राज्य ही नहीं समाप्त हुआ, एक युग का अंत माना जाता है। एक युग का अंत हो गया और शासक हुए कुछ छुटपुट शासकों, उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में भी हमको बात करनी है। औरंगजेब जब गया, औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और भारतीय इतिहास में यहीं से मध्यकाल का अंत हो जाता है और आधुनिक युग की शुरुआत होती है। कोई जब बड़ा साम्राज्य होता है तो बड़ी चीजों को खत्म करने के लिए बड़े कारक भी होते हैं और कोई एक सिंगल रीजन उसके लिए जिम्मेवार नहीं होता है। अलग अलग कारण माने जाते हैं। दक्षिण भारत की नीति, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, इन सभी कारणों से साथ में आगे जो इसके उत्तराधिकारी हुए वो बहुत मजबूत नहीं हो पाए। बात समझ में आ रहा है? राजपूतों के साथ जो संघर्ष, इन सब कारणों से ये जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, उसका पतन हुआ। औरंगजेब जब जाता है तो उसके पुत्र होते हैं मुअज्जम, मोहम्मद, आजम और कामबख्श। उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होने लगता है। मुअज्जम उसमें जीतता है, मुअज्जम सफल हो जाता है। लेकिन इनमें किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि आगे का ये कुछ चला पाते, है ना। बहुत लंबा समय नहीं बीतेगा, थोड़े थोड़े समय के लिए शासक बनेंगे। तो इस उत्तराधिकार की युद्ध में मुअज्जम जो है ये सफल होता है और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है औरंगजेब के जाने के बाद। औरंगजेब गया और आ गया मुअज्जम। लेकिन मुअज्जम का जो दिल्ली पर बैठना है, दिल्ली की गद्दी पर, आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ बहादुर शाह प्रथम, ये इसी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। 1707 की बात है। औरंगजेब जब खत्म होगा तो उसी समय ये बैठेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और इसी समय 1707 में ये गद्दी पर बैठता है। ज़्यादा समय तक नहीं, 1712 तक ये रहता है गद्दी के पद पर आसीन, मतलब दिल्ली के गद्दी पर आसीन। बहादुर शाह मराठों और राजपूतों के साथ व्यवहार करने की सोचता है कि इनके साथ मिला के चलना चाहिए। संभाजी के पुत्र होते हैं साहू, उनको वो मुगल के कैद में होते हैं, उनको आज़ाद कर देता है।
लेकिन ये राजकीय कार्यों में बहुत रुचि नहीं लेता है। इसी कारण से इसकी एक उपाधि है जो पूछी जाती है, प्रश्न बनता है, शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था? तो शाह ए बेखबर इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर। और शाह ए बेखबर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये किसी भी राजकीय कार्य में कोई रुचि नहीं लेता है। ठीक है, एक बंदा बहादुर सिख नेता होते हैं, उनके विरुद्ध ये सैन्य अभियान करता है और उसी बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान में इनसे युद्ध होता है और वहीं पर ये क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये डेड हो जाता है। अब ये चला गया, फरवरी 1712 की बात है, ये चला गया। औरंगजेब के बाद ये आया था, तो औरंगजेब का जो मकबरा है, औरंगजेब के मकबरे का आंगन है, उसी आंगन में इसको भी दफना दिया जाता है ना। औरंगजेब के बाद में ये आया, बहुत सशक्त तो नहीं था, लेकिन ये अंतिम ऐसा शासक था जिसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आगे वाले तो और भी चौपट होंगे, आगे वाले जो होंगे वो और भी चौपट होंगे। ये अंतिम था जिसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहा जा सकता है। आगे वाले जैसे हमेशा तुलनात्मक बात होती है, और तुलनात्मक बात में मतलब क्या होता है कि इसके ये तो जो था वो था ही, लेकिन भले कितना खराब रहा हो, कुछ अच्छी बातें केवल कही जा सकती हैं। तो इसी के बारे में ऐसा कहा था सिडनी ओवेन ने। जो सिडनी ओवेन थे, सिडनी ओवेन ने ऐसा कहा था कि कुछ अच्छी बातें इसके बारे में कही जा सकती हैं। अच्छी बात है, अंतिम था ऐसा, लास्ट ये शासक था जिसके बारे में कुछ अंतिम बातें कही जा सकती हैं। जहांदार शाह फिर अब आता है 1712 में, और ये इसी का पुत्र होता है बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम का पुत्र जहांदार शाह, और जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है 1712 में। 1712 में जब ये गद्दी पर बैठता है, अब ये जो है 1 साल तक केवल गद्दी पर बैठेगा, है ना। एक उस समय होता है जुल्फिकार खां, तो उसी की सहायता से अपने भाई अजीम उल शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह, उनकी हत्या कर देता है ये। और जुल्फिकार खां जो होते हैं, ये जुल्फिकार खां की मदद से, इन्हीं की मदद से ये गद्दी पर बैठता है, इन्हीं की मदद से अपने भाइयों की हत्या करता है। बहुत ही अयोग्य शासक होता है, हमेशा दारू वारू पीना, विलासितापूर्ण जीवन जीना, टुन्न रहना, आराम से मजे की जिंदगी जीना, कोई इसका काम नहीं होता है। और जहांदार शाह जो होता है, इसकी एक प्रेमिका थी, और उस प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर उसका नाम था, और लाल कुंवर का इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है ना। उसी के अंडर में रहता है। कहने का मतलब अय्यास होता है, कहने का मतलब ये ऐसा शासक होता है जो केवल बस प्रेम में मस्त रहता है, मगन रहता है, राज्य की कोई चिंता नहीं रहती है। वजीर बनाता है ये जुल्फिकार खां को, ये बन जाते हैं प्रधानमंत्री, वजीर बन जाते हैं। और जुल्फिकार खां जो है ये सर्वोच्च पद पर होते हैं, तो अपने हिसाब से सारी व्यवस्था ये करते हैं, है ना। कुछ काम ये करते हैं जहांदार शाह महोदय, पैसा वैसा इनको चाहिए था अपनी अय्यासी के लिए, तो ये वित्तीय सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर दे देते हैं। और वो जो ठेके पर व्यवस्था होती है, टैक्स की, राजस्व वसूली की, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ये ठेके पे दे देते हैं। और ठेके पर जो ये व्यवस्था होती है, वो इस्तमरारी जो व्यवस्था है, वही इस्तमरारी व्यवस्था इसी को कहते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था। ये काम ये महोदय करते हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए ही किसी भी चीज़ के लिए। अब दारू पीना है, हो सकता है बियर बार में जाते हो, बड़े बड़े बार में, वहाँ पे, है ना, अपना तो एक बात मैं बता रहा हूँ, तो पैसे तो लगेंगे ही। पैसा बड़ी व्याधियों का जड़ होता है, ये भी जान लीजिए। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप बहुत चीज़ों से बचे रहेंगे। पैसे आ गए तो हो जाता है ऐसा। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, सेनेटा, वही वाली स्थिति है। तो जहांदार शाह जो होता है, ये इस्तमरारी व्यवस्था को लागू करता है। संबंध ये भी थोड़ा सही रहता है। आमेर के राजा उस समय रहते हैं सवाई जय सिंह, उनको मिर्जा की उपाधि देता है। तो सवाई जय सिंह को, इनको मिर्जा की उपाधि यही देता है,
जय सिंह जो होते हैं, सवाई जय सिंह, इनको मिर्जा की उपाधि यही देता है। ठीक है। अजीत सिंह होते हैं, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दे देता है। ठीक है। फिर इनकी मृत्यु होती है, अपदस्थ किया जाता है इनको। मृत्यु क्या होती है, इनको पहले अपदस्थ किया जाता है, फिर इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या करता है अजी मुसान का एक पुत्र होता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु जो प्रवेश करते हैं इसमें, अमीर जो सैयद बंधु होते हैं वो यहीं से इस खेल में प्रवेश करते हैं। और उन्हीं की मदद से, सैयद बंधुओं की मदद से ये क्या करता है, इनकी हत्या कर देता है फर्रुखसियर जहांदार शाह की। और जहांदार शाह की हत्या करके, ये 1713 की ही बात है, और गद्दी पर बैठ जाता है फर्रुखसियर 1713 में। अब यहाँ पर जो ये जो बंधु हैं ये भी अपना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि अगर मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हेतु उनका है। फ्री में कोई मदद नहीं करता भाई साहब, ये जान लीजिए। कोई मदद, कैसी भी मदद कोई फ्री में नहीं करता। तो आपसे अगर कोई कहे कि आप 500 रुपये दीजिए, अगले महीने आपको 100 रुपये हम 10 महीने तक देंगे, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। फ्री में कोई मदद नहीं करता। तो फर्रुखसियर जो सैयद बंधु होते हैं उनकी मदद से इनकी हत्या करता है जहांदार शाह की, और गद्दी पर बैठ जाता है 1713 में। फर्रुखसियर 1713 में ये गद्दी पर बैठेगा और 1719 तक ये गद्दी पर बैठा रहेगा। 1719 तक सैयद बंधुओं की सहायता से क्योंकि बैठा था, ठीक है, तो उनका प्रभाव रहेगा। अब्दुल्ला खां इसमें सैयद बंधु में से एक होते हैं, अब्दुल्ला खां। अब अब्दुल्ला खां को पद चाहिए, है ना, और दूसरे होते हैं हुसैन अली। ये नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। हुसैन अली को भी पद चाहिए क्योंकि इन्होंने मदद की है। तो अब्दुल्ला खां को ये महोदय बना देते हैं वजीर, और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दे देते हैं। अब सब तो इन्हीं दोनों लोगों के हाथ में हो गया। ये दो भाई थे और इन्हीं के हाथ में सारा कुछ हो गया। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब भी चर्चा होती है इन बंधुओं की, तो शासक निर्माता के रूप में, किंग मेकर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है। ये अपना शासन सत्ता संभाले रहते हैं, बाकी गद्दी पर बैठे रहते हैं फर्रुखसियर महोदय। फर्रुखसियर एक काम करते हैं, एक नाम आपने सुना होगा, बंदा बहादुर, सिखों के नेता थे। तो उनको पकड़ते हैं और बंदा बहादुर का ये वध कर देते हैं। जो बंदा बहादुर है, तो बंदा बहादुर का वध ये करता है फर्रुखसियर। ठीक है। और यही वो दोनों लोग हैं, ये अब्दुल्ला और ये मेडवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें किंग मेकर के रूप में इनको जाना जाता है। तो यही दोनों नाम है। कभी कभी ये नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। किंग मेकर की बड़ी भूमिका होती है। कभी भी किसी भी शासन सत्ता में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? किंग मेकर की। कई बार देखते नहीं, गवर्नमेंट बनाने वाले कुछ नेता होते हैं, कम पड़ी तुरंत खड़े, हाँ भाई साहब हम हैं साथ में आपके, आइए मेरे साथ बनाइए, बस मिनिस्ट्री एक अच्छी सी चाहिए हमको। तो वैसे वाले हैं ये। ठीक है। बहुत सारी उस समय जैसे व्यापारिक कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय आई थी। सब पहले से अकबर के समय से ही सब प्रवेश करना चालू। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्रम क्या रहा। तो फर्रुखसियर 1717 की बात है, 13 में गद्दी पे बैठते हैं। 1717 की बात है। 1717 में फर्रुखसियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान करते हैं। इसके लिए ये जाना जाते हैं। ठीक है। अब ये जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां है जिन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया था, ये बाद में इनके लिए खतरनाक साबित होते हैं। ठीक है। खतरनाक इसलिए शामिल होंगे क्योंकि ये इनका काम क्या है? अपना प्रभाव बनाए रखना। बात समझ में आ रही है? अपना प्रभाव बनाने लगा। इसमें से जो हुसैन अली हैं, इनका मराठा बालाजी विश्वनाथ से संपर्क होता है, उनसे एक संधि होती है। मुगल सम्राट की ओर से मराठा राज्य को मान्यता देने की बात उसमें की जाती है, बालाजी विश्वनाथ से और हुसैन अली से 1719 में एक संधि हो जाती है। और दक्कन में मुगलों के जो 6 प्रांत थे, 6 प्रांतों से मराठा को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार देने की बात उसमें होती है। उसी समय ये बात होती है कि सम्राट की रक्षा के लिए जो मराठा होंगे तो मराठों के द्वारा 15,000 सैनिक रखा जाएगा। ये हुसैन अली अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। मीर बख्शी ये रहते ही हैं उस समय, ये सब काम ये करवा लेते हैं। अब सैयद बंधु फिराक में है कि अब थोड़ा सा अपना प्रभाव जमाया जाए। 1719 की बात है
1719 में फर्रुखसियर को एक षड्यंत्र ये करते हैं और सिंहासन से अपदस्थ कर देते हैं। अपदस्थ करने के बाद में इसकी 1719 में हत्या करवा देते हैं। पहले अपदस्थ करते हैं और जैसे इसकी पावर खत्म हुई वह इसकी हत्या करवा देते हैं। अब किसको बनाया जाए? इनके सामने ये भी एक, भाई इनका तो काम था किसी को उठा के बिठाना और किसी को उठा के बिठा लेना और फिर अपने हिसाब से गद्दी पर बिठा के उसको काम करवाते रहना। बात समझ में आ रही है? अब इनको मिलता है एक नया मोहरा मिलता है, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। इनको मुगल बादशाह ये बनाते हैं, बिल्कुल कठपुतली की तरह ये काम करते हैं। फर्रुखसियर तो कम कठपुतली था, ये और ज्यादा बड़े कठपुतली होते हैं। ठीक है, रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल गद्दी पर बैठता है। ये सब चलता रहता है। फिर शाहजहां द्वितीय जो है उसकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। उस बीच में कौन बैठा? ये जो रफ़ी उद दौला है ये शाहजहां द्वितीय के नाम से इसको बिठाते हैं, रफ़ी उद दौला। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाम, क्योंकि यहां बार बार चेंज होते हैं। तो शाहजहां द्वितीय के नाम से ये गद्दी पर बैठता है, थोड़े समय रहता है और थोड़े समय रहने के बाद में शाहजहां द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तब इसका बेटा होता है, इसका पुत्र होता है रोशन अख्तर, उसका नाम होता है रोशन अख्तर। तो ये रोशन अख्तर जो है ये फिर गद्दी पर बैठता है। सैयद बंधु जो है इसको गद्दी पर बिठाते हैं और इसका नाम देते हैं मोहम्मद शाह। अब बारी आती है मोहम्मद शाह की। यही रोशन अख्तर जो है ये मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1719 की ही बात है, क्योंकि ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और 1719 में बैठता है गद्दी पर और 1719 से 48 तक ये गद्दी पर बैठा रहता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय अब सैयद बंधुओं का जितना भी काम होना था थोड़ा बहुत ये होता है कि सैयद बंधुओं का यहीं पे अवनयन होगा, सैयद बंधुओं का काम समाप्त हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जब सैयद बंधु समाप्त हो जाएंगे तो एक आमीन खां नाम का व्यक्ति होगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके समय कौन था, तो इनके समय होगा आमीन खां। और आमीन खां जो है ये वजीर के पद पर बैठता है। गद्दी पर बैठा है मोहम्मद शाह, आमीन खां आ जाता है, ये बन जाता है वजीर, है ना। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहता है, फिर निजामुल मुल्क जो है वो वजीर बन जाते हैं। और बाद में मुगल दरबार में इतनी साजिशें होती हैं, बहुत उससे वो परेशान होते हैं, तो निजाम उल मुल्क चले जाते हैं दक्षिण दक्कन की तरफ। ठीक है ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। मोहम्मद शाह जजिया को समाप्त करने वाला बादशाह था। जजिया कर इसने समाप्त कर दिया था, 1724 की बात है, अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, है ना। यही वो मोहम्मद शाह है जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता था। कोई जनता प्रशासन दरबार से कोई मतलब नहीं, अपने में मस्त मोहम्मद शाह रंगीला, सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीन, अपना रंग इसका अलग, मतलब अपने जीवन को जीना वही उसका काम। बात समझ में आ रही है। और इसी के शासनकाल में कई राज्यों में जो सूबेदार होते हैं वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करने रहते हैं, क्योंकि ये तो उदासीन प्रकार का व्यक्तित्व है इसका, ये अपने आप में रंगीन मिजाज का है। बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में, लेकिन उन कहानियों का कोई मतलब नहीं है। इसी बीच में क्या होता है, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। और 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है उस समय यही रंगीला महोदय गद्दी पर बैठे होते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 48 तक है। तो रंगीला महोदय गद्दी पर बैठे हैं और नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। तो नादिर शाह को आने दीजिए, देखते हैं क्या करते हैं। 1739 अब ये महोदय अपना रंगीन मिजाज में मस्त है और इस समय आ गया नादिर शाह, है ना। तो नादिर शाह किसके समय में आक्रमण कर रहा है? नादिर शाह इसी के समय आक्रमण कर रहा है। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी आते आते 50,000 सैनिकों के साथ में आक्रमण कर देता है। बात समझ में आ रही है? आक्रमण कर देता है, घेर लेता है इनको। मोहम्मद शाह के समय ही जब नादिर शाह ये जब आता है 1738-39 की बात है ये, तो ये जब आक्रमण करता है तो उस समय आक्रमण को रोकने के लिए कई लोग इकट्ठा होते हैं, नेतृत्व करते हैं कि हम चलिए मिलके अपना निपटेंगे उससे।
तो निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन और खाने दौरा के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, लेकिन उसमें सादत खां भी शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, एक युद्ध होता है 13 फरवरी, यहां पे किसकी सेना भेजी गई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि 13 फरवरी 1739 की बात है, एक युद्ध होता है और ये युद्ध होता है करनाल। और इस करनाल के युद्ध में, करनाल में ये युद्ध होता है और इसमें जो मुगल हैं वो मुगल पराजित हो जाते हैं, मुगल यहां पर हार जाते हैं करनाल के इस युद्ध में, है ना। मुगल पराजित हो गए, मुगल का उन्नयन हो रहा है। इसी बीच में जो सादत खां होते हैं, सादत खां अवध के नवाब होते हैं, तो सादत खां नादिर शाह को सलाह देते हैं कि वो मोहम्मद शाह और निजाम को बंदी बना ले, सलाह दे देते हैं और कहते हैं कि राजधानी दिल्ली से जो बहुत सारा धन है उसको वो ले प्राप्त करे, उसको खोखला करे। ये सादत खां उसको बताते हैं। नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश कर जाता है, मार्च में ही प्रवेश करता है और बहुत कम सैनिक रहते हैं, तो कम सैनिकों के बल पे ही वहां जाता है और खूब तगड़ा कत्लेआम करता है ना। और उसके जब सैनिक मार दिए जाते हैं तो उसको कहता है अब कत्लेआम का ऑर्डर दे दो। कुछ सैनिक इसके मार दिए जाते हैं, नादिर शाह के कुछ सैनिक दिल्ली में जब ये पहुंचता है तो वहां कुछ सैनिक इसके मारे जाते हैं और जैसे ये सैनिक मारे जाते हैं, मृत्यु होती है, तो ये कत्लेआम का ऑर्डर दे देता है, कहता है कत्लेआम करो, जो भी मिले उसका सरगला काट के खत्म करो उसको। ये सब तो भाई सत्ता इनको चाहिए थी, कुछ भी उसके लिए करना पड़े, तो सब सैनिकों का सर काट दिया जाता है और आम लोगों को भी मार दिया जाता है, ये सब होता है। 57 दिन तक दिल्ली में नादिर शाह रहता है, खूब लूटता है, पूरी दिल्ली को तहस नहस कर देता है। मुगल सिंहासन था तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस मुगल सिंहासन है ना, तख्त ए ताउस। तो मुगल सिंहासन तख्त ए ताउस और मुगल ताज में सबसे महंगा उस समय हीरा, कोहिनूर हीरा, किसने दिया था कोहिनूर हीरा, बताइए यहीं पे, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा को जब वापस जाता है नादिर शाह तो तख्त ए ताउस और ये कोहिनूर हीरा इसको उठा ले जाता है। ये ताज में लगा हुआ था, मुगल जो ताज था उसमें लगा था, उठा लेके। तो ये जो नादिर शाह है जब जाने लगता है तो अपने साथ तख्त ए ताउस और जो कोहिनूर हीरा है उसको लेके चला जाता है। 57 दिन तक लगभग यहाँ रहा, लूटा पाटा और चला गया। अब ये वहाँ पे चला गया और लगभग ये 1739 की बात है जब वापस जाता है और 1739 के बाद 1747 तक ये जिंदा रहता है। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह जिंदा रहा, अपना जो ले गया होगा यहाँ से प्रॉपर्टी, मौज मस्ती किया होगा। फिर इसका बेटा होता है, इसका बेटा है या उसका उत्तराधिकारी ये शब्द मिलता है और वो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है ना। नादिर शाह के उत्तराधिकारी के तौर पर ये आता है तो ये आक्रमण करता है। अब इस पर जो प्रश्न बनता है उसमें दो तरीके के प्रश्न, मतलब दो उत्तर माने जाते हैं। एक, इसमें आयोग ने माना कि ये आक्रमण जो हुआ था वो अहमद शाह के समय हुआ था क्योंकि अगला शासक अभी अहमद शाह आ रहा है, और एक इसमें ये भी माना जाता है कि ये जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद शाह के समय हुआ था। लेकिन मोहम्मद शाह के रूप में समय में स्पष्ट रूप से मिलता है कि नादिर शाह आया था। ठीक है, तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद में अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर बैठता है। अभी नादिर शाह ये 47 में वापस चला गया, अब यहाँ पर गद्दी पे बैठेगा अहमद शाह। और जो अहमद शाह है यहाँ पे कोई सशक्त शासक नहीं होंगे, है ना। ये अभी यहाँ पर सफदरजंग, आपने एक नाम सुना होगा, सफदरजंग, दिल्ली में हॉस्पिटल है सफदरजंग। सफदरजंग इसी के समय वजीर हुआ करते हैं, वजीर इनको बनाता है, सफदरजंग को वजीर ये बनाता है। बहुत ही भ्रष्ट प्रकार का ये शासक होता है, बहुत ही निकम्मा प्रकृति का शासक होता है ना, अयोग्य शासक होता है, अयोग्य, कुछ ये कर नहीं पाता है, भ्रष्ट होता है। और जब भी शासन सत्ता कमजोर होगी तो दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं। अहमद शाह क्योंकि ये भ्रष्ट था, बहुत कमजोर था, बहुत ही क्या था, निकम्मा किस्म का था, तो इसकी माँ होती है ऊधम बाई। तो ऊधम बाई इस अवसर का लाभ उठाती हैं
और ऊधम बाई जो होती हैं वो एक हिजड़ा सरदार होता है जावेद खां। जावेद खां की मदद से ये पूरे शासन सत्ता पर अपना प्रभाव जमाती हैं और अपने हिसाब से काम करने लगती हैं। इसी समय अहमद शाह अब्दाली 1748 की बात है, 1748 से आक्रमण शुरू करता है। नादिर शाह का उत्तराधिकारी होगा अब्दाली, ये अहमद शाह ही उसका नाम होगा, टाइटल में केवल लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। तो अब्दाली 1748 से 1759 तक ताबड़तोड़ हमला करना चालू करता है और इसी के बीच में 5 बार आक्रमण कर देता है। यह अहमद शाह के राज्य में उसी समय आक्रमण करता है भारत पर, 5 बार भारत पर वो आक्रमण करता है। जब ये आक्रमण होता है तो मराठा सरदार होता है एक मल्हार राव। मल्हार राव की सहायता से इमादुल मुल्क, सफदरजंग, इन सबको अबदस्त कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन जाता है मल्हार राव। ठीक है, तो मल्हार राव जो है वो वजीर बन जाता है। तो वजीर इत्मादुल मुल्क जो होता है ना, वो नहीं मल्हार राव से मदद लेता है। जो वजीर है इत्मादुल मुल्क वो मल्हार राव से मदद लेता है, वजीर बनता है। वजीर राव नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। वजीर इमाद उल मुल्क सफदरजंग को अबदस्त करता है, तो इमाद उल मुल्क ये ध्यान रखिएगा, ये बनेगा वजीर। और ये इसके वजीर बनने में मदद करेंगे मल्हार राव जो कि मराठा सरदार होते हैं। ये सरदार होते हैं मराठा सरदार मल्हार राव। मल्हार राव की मदद से इनकी हेल्प लेता है और ये इमादुल मुल्क जो है ये वजीर बन जाता है। बात समझ में आ गई, ये वजीर बना। अब ये जो ये घटना हुई है ये आपसे पूछी जाती है कि इमाद उल मुल्क कब वजीर बना था, किसके समय में बना था, तो याद रखना है अहमद शाह के समय बना था। ठीक है, आगे ये क्या करेगा, जो ये इमाद उल मुल्क है ये मराठों से फिर से सहयोग लेगा और अहमद शाह को भी अबदस्त कर देगा, इनको अबदस्त कर देगा। और इनको अबदस्त करके क्या करेगा, जहांदार शाह का जो बेटा है अजीमुद्दीन एक, उसको गद्दी पर बैठाएगा और आलमगीर द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठेगा। आलमगीर द्वितीय के नाम से वो गद्दी पर बैठ जाएगा, है ना। इमाद उल मुल्क की कारस्तानी है ये इमाद उल मुल्क जो है ये वजीर बना, तो इसने अहमद शाह अब्दाली को फिर अबदस्त करने का प्रयास किया और इसको अबदस्त करके इसने क्या किया, इसको अबदस्त करके आलमगीर द्वितीय को, आलमगीर द्वितीय के नाम से जहांदार शाह का पुत्र होता है अजीजुद्दीन, जहांदार शाह का पुत्र है अजीजुद्दीन इसका नाम होता है, अजीजुद्दीन। तो अजीजुद्दीन को ये बिठा देता है गद्दी पर। बात समझ में आ गई। और आलमगीर द्वितीय कठपुतली की तरह बिल्कुल कार्य करता है और उसके बाद में 1759 की बात है, आलमगीर द्वितीय की हत्या करा दी जाती है। आलमगीर द्वितीय चला गया। आलमगीर द्वितीय जब खत्म हो जाएगा, है ना, तो एक व्यक्ति होगा अली गौहर, शाह आलम द्वितीय की उपाधि वो धारण करेगा और 1759 में ही गद्दी पर बैठ जाएगा। बड़ा लंबा इसका कार्यकाल है। शाह आलम द्वितीय अब आने वाला है, आलमगीर द्वितीय खत्म हो गया। ये क्रम याद रखना, ये क्रम पूछा जाता है बिल्कुल ऐसे सजाने को। तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है ये गद्दी पर बैठेगा कब, 1759 में। और 1759 में ये गद्दी पर बैठेगा, फिर बहुत दिन तक बैठा ही रहेगा, उठेगा ही नहीं। 1806 ईस्वी तक यही गद्दी पर शाह आलम द्वितीय बैठा रहेगा। शाह आलम द्वितीय ये जो है, ये शाह आलम द्वितीय के बाद में अली गौहर, मतलब ये आलमगीर द्वितीय के बाद में ये बैठेगा, अली गौहर इसका नाम होता है। इसका मुख्य, अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि इसका वैसे नाम क्या था, तो ये अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय बंगाल का जो शासक होता है मीर कासिम, और अवध के नवाब होते हैं सुजाउद्दौला, उनके साथ मिलकर जो बक्सर के युद्ध में भाग लिया था वही शाह आलम द्वितीय है ना। तो सुजाउद्दौला जो थे, एक सुजाउद्दौला हो गए, सुजाउद्दौला कहाँ के थे, अवध के नवाब थे। और एक मीर कासिम था, ये बंगाल का नवाब था। इन्हीं के साथ ये तीनों लोग मिलके बक्सर का युद्ध याद करिए, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध वही वाला शाह आलम द्वितीय,
ठीक है। तो शाह आलम के साथ फिर इलाहाबाद की संधि होती है उसी के बाद, जिसके द्वारा शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया जाता है। मुगल बादशाह शाह आलम जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देता है, और उसी के बदले में 26,000 लाख रुपए की इसको कंपनी क्या करती है, 26 लाख रुपए देती है, और इसको वही पेंशन याफ्ता करके ये क्षेत्र दे देता है ना। और अपना अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेज अपना काम वहाँ पे करने लगते हैं, है ना। शाह आलम द्वितीय जो है ये जब अपदस्थ रहता है, वहाँ से ये पेंशन याफ्ता हो जाता है, तो एक मराठा सरदार होता है महादजी सिंधिया। क्या नाम होता है? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया फिर से इसको कहता है चलो गद्दी पर बैठो महाराज, यहाँ अपदस्थ मत रहो। तो महादजी सिंधिया शाह आलम द्वितीय को फिर से गद्दी पर बैठाता है। ये सन इंपॉर्टेंट है, 1772 की बात है, इसीलिए इसका समय इतना लंबा है ना। बक्सर और प्लासी का युद्ध याद करिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का 1757 में। 1765 में बक्सर का युद्ध होता है। उसी के बाद में इसको 26 लाख रुपए देने का वादा करके और बिहार उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। उसके बाद में ये जो शाह आलम द्वितीय है, महादजी इसकी मदद करते हैं और गद्दी पर बिठा देते हैं। ठीक है, गद्दी पर ये बैठा रहता है, फिर से 2 बार ये गद्दी पर समझ लो बैठा। ठीक है, तो अंग्रेज जब दिल्ली पर अधिकार करते हैं तो शाह आलम द्वितीय ही उस समय होता है, 1803 की बात है। फिर बैठा रहता है गद्दी पर, और अंग्रेज जो है, अंग्रेज इस गद्दी पर अधिकार करते हैं 1803 में। तब तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। 1806 में क्या होता है, एक रुहेला सरदार होता है गुलाम कादिर, और गुलाम कादिर शाह आलम द्वितीय को अंधा बना देते हैं। इसकी आंख में कुछ डाल देते हैं, अंधा कर देते हैं इसको, और अंधा करके इसको मार डालते हैं। वो ये भी महानालायक इंसान है, हत्या कर देते हैं उसकी। तो शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय जब मर जाता है तो उसका पुत्र होता है, उसका नाम होता है अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों की कठपुतली बन के 1806 में मुगल बादशाह बनता है। 1837 तक वो गद्दी पर बैठा रहता है। और अकबर द्वितीय जो है, इसी ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, ध्यान रखिए। तो शाह आलम द्वितीय का बेटा होता है अकबर द्वितीय, और राजा राम मोहन राय को ये जो इंग्लैंड भेजने का काम किया था, है ना, राजा की उपाधि दी थी, तो ये था अकबर द्वितीय था। ये वो वाला अकबर नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ये वो वाला अकबर है, ये ध्यान रखिएगा। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजने का काम करता है। अकबर द्वितीय की फिर मृत्यु हो जाती है ना। 1837 तक ये शासन करता है। तो अकबर द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है, तो अकबर द्वितीय के बाद में फिर आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। अकबर द्वितीय मरे, तो अब आ जाएंगे आपके बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह जो द्वितीय होंगे 1837 में, क्योंकि उसकी मृत्यु होगी, तब गद्दी पर बैठेंगे। और 1837 से 1857 जब पहला विद्रोह होगा, है ना, स्वतंत्रता संघर्ष की जहां से स्टार्टिंग होगी, तब तक ये गद्दी पर बैठे रहेंगे। अकबर द्वितीय के पुत्र होंगे बहादुर शाह द्वितीय, है ना। जफर के नाम से ये शायरी भी लिखते थे, शायराना मिजाज के थे, जफर के नाम से, ये भी पूछा जाता है। जफर के नाम से ये महोदय शायरी लिखते थे, शायर थे, शायरी लिखते थे। 1857 का जब विद्रोह होता है, तो विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज जो है इनको निर्वासित करके, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तो रंगून यही भेजे जाते हैं। निर्वासन इनका रंगून हो जाता है। कौन? बहादुर शाह द्वितीय का निर्वासन रंगून हो जाता है। और वहीं पर ये 1857 की बात है, इनको रंगून भेजा जाता है। 5 साल लगभग ये जीते हैं वहाँ पे। और 1862 की बात है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। अंतिम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय है। और इसी की जब मृत्यु होती है, इसी के मृत्यु के साथ जो मुगल साम्राज्य है उसका भारत में कंप्लीटली खात्मा हो जाता है। ये उत्तरवर्ती
अभी आप देख रहे थे उत्तरवर्ती का भी खात्मा हो गया। तो यहीं से मतलब 1762 में इसकी मृत्यु आप जोड़ लीजिए, या 1757 आप कर दीजिए, जब ये इसको निर्वासित किया गया था, निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, तो वहीं से इसका खात्मा हो जाता है, मुगल साम्राज्य का नामो निशान समाप्त हो जाता है। जब मुगल साम्राज्य का नामो निशान समाप्त हो गया, ये कमजोर पड़ेगा, तो क्षेत्रीय शक्तियां, स्वायत्त राज्यों का उदय होगा। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।